ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रेलवे के ढांचागत और नेटवर्क विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। विगत दिनों में रेलवे की उपलब्धियों की बात करें तो प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह छठा वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 412 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। हम बात नागपुर की कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 75,000 से अधिक विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और देश को ये परियोजनाएं समर्पित की। इन परियोजनाओं में मुख्य हैं नागपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना, अजनी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना आदि आदि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि इसकी सेवा जल्द ही शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री ने वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना का भी निरीक्षण किया। इन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय स्टेशनों में इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सबसे पहले तो हम इसी की बात करते हैं कि ये जो वाराणसी जो स्टेशन है इसमें 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें क्या क्या आकर्षक बातें होंगी? जी, डेवलपमेंट स्टेशन का आधुनिकीकरण की योजना की बात हो रही है। ये जो स्टेशन चुने गए हैं उनपे खर्च होने का प्रस्ताव है। इसमें बड़े बड़े स्टेशन जैसे नई दिल्ली भी हैं और नागपुर रजनी की आपने बात करी, वाराणसी की बात करी। बट इसकी पृष्ठभूमि में देखिए जो गांधीनगर में स्टेशन बना है, जहाँ स्टेशन का पूरा आधुनिकीकरण हुआ है, नया होटल बना है, यात्री आके वहीं रह सकते हैं, अपना बिजनेस मीटिंग वगैरह कर सकते हैं और फिर जा सकते हैं। हबीबगंज भोपाल में बना और राजकोट में बना। तो जो पहले जो नीति बनाई गई थी कि पीपीपी पे कार्यरत होगा ये, उसको थोड़ा सा पीछे रख के सरकार ने खुद अपना पैसा लगाने की बात करी है, जिससे कि लोगों को और जो प्राइवेट निजी संस्थान है उनको ये एक समझ में आए कि ये किस तरह से काम किया जाता है। क्योंकि ये आपको बताऊं जहां जहां ये ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे बर्लिन स्टेशन की जब बना था तो उसको करीब 10 वर्ष लग गए थे बनाने में ही। कंसेप्ट की बात अलग की जाए तो अगर आप वाराणसी स्टेशन रेलवे स्टेशन को हम लोग 10 साल तक नहीं लेना चाहेंगे। सरकार इसमें बहुत गतिशील है और सभी स्टेट गवर्नमेंट की सब उनको पूरी सहयोग है। तो ये चीजें आगे हम जनता चाहेगी 2 या 3 सालों में 4 सालों में पूरा होते हुए। जी। सारा चीज ये स्टेशन आधुनिकीकरण का एक बेसिक समझ लीजिए, एक मिनी शहर, एक छोटा लघु शहर के नाम से ये जाना जाने लगेगा, जिसमें ट्रेन में उतरना और चढ़ना एक प्रक्रिया होगी। और भी जो हमारी जरूरत होती है एक शहर के नाम से, बट ये कोशिश रहेगी आप शहर में प्रवेश ना करें, अपना काम जल्दी करके यहीं पे पूरा निपटा के निकल जाए। ऐसी सारी सुविधाओं से वो सुसज्जित होगा। तो एयरपोर्ट में तो निजी भागीदारी अब अच्छी तरह से आ गई है, उनको समझ में भी आ गया है। अब स्टेशन में लाने की देरी है। और ये जैसे जो प्रोजेक्ट्स हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने घोषित किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ता जा रहा है, ये चीज देखने को मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा एक कदम होगा आज की सरकार का, जो कि स्टेशन आधुनिकीकरण बहुत समय से बात करें, लेकिन अब हम कार्यान्वित होते हुए देख रहे हैं गति शक्ति और के माध्यम से, जिसमें सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। ये इसको एक नया आयाम मिलेगा, नई दिशा मिलेगी, नई स्फूर्ति मिलेगी। इसके अलावा अगर हम नेटवर्क विस्तार की बात करें तो और यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और सरकार की इसको लेकर क्या सोच है? विदेशों में क्या होता है कि आप दिल्ली, जापान, टोक्यो से ओसाका गए, अपना काम किया, वापस आ गए, कहीं आपको किसी और बाहर इस होटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। होटल पे मैं कितनी बार ज्यादा स्टेशन में मीटिंग करके वापस आ जाते थे। तो यही चीज हमारी इसमें रहेगी कि भाई सब कुछ आपको वहीं पे हो। और सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जमीन जो रेलवे के पास है उसी का ऊपर सारा काम किया जाए और सारे ट्रांसपोर्ट मोड्स को मिला के रखा जाए। मतलब ये कि बसें भी वहीं पे हैं, टैक्सी भी वहीं है। अगर जो वहाँ जाना चाहे तो अगर आप उतर के लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो बस आपको मिल जाएगी, मेट्रो भी वहीं मिलेगी आपको। तो एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनेगा, एक कमर्शियल हब बनेगा, एक बिजनेस हब बनेगा, होटल हब। तो ये एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और गगनचुंबी इमारतों की तो आवश्यकता होगी। टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत पड़ेगी और एक चैलेंज भी बहुत होगा, क्योंकि जैसे आप नई दिल्ली स्टेशन को रीडेवलप करने की बात करते हैं तो वहां से कैसे निकलेंगे? उतने ज्यादा कंक्रीट पहुंचाना, कंक्रीट जो एवरेज निकलेगा उसको निकालना एक आसान काम नहीं है। तो ये चुनौती भरा काम है, लेकिन सरकार ने इस बात को समझा है आगे बढ़ने की पूरे लगन से। और सबसे बड़ी लगन सरकार की होती है, उन्होंने धनराशि आवंटित करी है। अगर धनराशि आपके पास होती है तो फिर आपका काम आगे बढ़ता रहता है। ये एक बहुत बड़ा
जो बदलाव हम आज की सरकार में हमने करी, उन्होंने बताया कि जो बाकी करने वाले तो उनको मिल जाएंगे, लेकिन कैसे करें, धनराशि और टेक्नोलॉजी भी आ जाती है धीरे धीरे करके, सपोर्ट मिल जाए सरकार की, जो भी दोनों तरह की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही पेज पे हो, तो फिर तो कोई रोकने का मतलब ही नहीं है। अरुणेंद्र जी, रेल मंत्रालय ने इस बार OSOP यानी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत भी की है। अभी 535 स्टेशनों पर यह संचालित है। हैंडीक्राफ्ट, परंपरागत वस्त्र, स्थानीय कृषि के उत्पादन, तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट एक बहुत ही अनूठा प्रयास है। वो इसलिए कि आप सामान बनाते हैं, जैसे मैं आप बताऊं कि मेरठ में खेल कूद के सामान बनते हैं या और चीजें हैं, तो कैसे बाहर भेजा जाए, हर कोई अपना ट्रक में बना के भेज देते थे। अगर रेलवे भी इस बीच में आ जाए तो रेलवे लंबी दूरी तक आसानी बढ़े, कोई कंटेनर चला जाए उनका, इस तरह से चले जाए तो काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि बेसिकली ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स का भारतवर्ष में 14% है, जो संसार में 6 से 8% के लेवल पे है। तो इसलिए जहां जहां ये बढ़ती गई है और रेलवे की वहां पे बुकिंग फैसिलिटी अच्छी है, अगर नहीं है तो उनको प्रयास कर बनानी पड़ेगी। जहां पे ये सुविधा उपलब्ध है वो सुविधा को हम इस्तेमाल करके और उस शहर के, जैसे फल हैं मध्य भारत में जो जाते हैं, या कश्मीर से आप वहां के सेब या अनानास, या इधर से उत्तर पूर्व से लाना चाहें, अरुणाचल की कीवी है, इस तरह की चीजें जो है आप ला सकते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट काफी ज्यादा जो इंफेसिस अभी आना शुरू हुआ है। तो ये वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट एक ऐसे ही जो मूवमेंट है, ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे जो राज्य सरकार की जो जिले हैं, जनपद हैं, ये समझेंगे इस बात को कि रेल उनके लिए, बिकॉज रेल होती है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के जिला स्तर पे जब ये समन्वय बढ़ता जा रहा है, इसको हम आगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और काफी इम्पैक्ट पड़ेगा रेलवे से अगर सामान चला जाए। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इनकी काफी कम होगी। ये दो चुनौतियां तो आप बात कर ही रहे हैं, परिचालन अनुपात पे किस तरह नियंत्रण संभव है, और दूसरा ये कि ये भी चुनौती रहती है कि पर्व त्योहार के समय यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई जैसे जो शहर हैं, वहां पे लोगों को ट्रेनों में बर्थ नहीं मिलते हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं, भीड़ काफी दिखती है। ये एक समस्या तो है और रेलवे इस चुनौती को समझते हुए ट्रेनों में डब्बे बढ़ाती है, नई ट्रेनें चलाती है, फिर भी कम पड़ती हैं। और इसके लिए जो सामने चीज नजर आ रही है वो ये है कि जो इसी उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम की एक नई संस्था बनी है, जिसपे माल गाड़ियां ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो जो जगह बनेगी उस पर हम नई यात्री गाड़ी चला सकते हैं। और नई यात्री गाड़ी चलाने से मतलब जितना आपका लोड वेटिंग लिस्ट के नाम से हम वो उतनी धनराशि रेलवे खो रही है, उतना राजस्व उसको नहीं मिल पाता है, वो इस तरह से इनको प्राप्त हो पाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और रेल मंत्रालय इसको अच्छी तरह समझता है। और मेरे विचार से एक देश में जब तक ये पूरा DFC एक बार कार्यान्वित हो जाता है तो पूरा ये चीज जो है काफी हद तक राहत मिलने की मुझे उम्मीद है। और साथ साथ जो नई लाइनें और दोहरीकरण और तेहरीकरण पटरियों का हो रहा है, उससे भी कैपेसिटी काफी बढ़ेगी। उससे बढ़ने से ये चीज आगे जब बढ़ती जाएगी तो फिर फायदा होगा। इसलिए आप समझेंगे कि थोड़े समय में ये चीज जो है मेरे विचार से कम होती जानी चाहिए, जब जैसे ये मालगाड़ियों का आवागमन दूसरी तरफ शुरू हो जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। बुलेट ट्रेन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है, इसको लेकर क्या उन्नति है, इसे आगे किस रूप में देखते हैं आप? ये बुलेट ट्रेन एक बहुत बड़ी कायाकल्प वाला योजना है, क्योंकि इसमें सब चीज नहीं है। आप 300 किलोमीटर के ऊपर स्पीड पे जा रहे हैं, जो भारत में अभी तक है ही नहीं। कुछ ही देशों में है, 7-8 देशों में संसार में जो टेक्नोलॉजी रखते हैं, और हर एक की टेक्नोलॉजी अपनी अलग अलग है। हम लोग ने जापान की शिनकानसेन टेक्नोलॉजी ली है और ये महंगी जरूर है, नई पटरियां बिछानी पड़ेंगी, तो इसलिए इसमें समय लगता है। और चूंकि टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं तो आपको पैसा भी सब दूसरे देश को देना पड़ता है। तो अब भारत का जहां तक मैं समझता हूँ प्रयास यही रहेगा कि पहले मुंबई अहमदाबाद को हम चला लें, समझें इसको कैसे होगा, और दूसरी परियोजना जो जैसे दिल्ली और वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या के एरिया की जो बात हो रही है उसकी तैयारी रखें। अरुणेंद्र जी, हमारे खास कार्यक्रम से जुड़ने और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे भारतीय रेलवे के ढांचागत और नेटवर्क विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।